साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए आपके लिए एमपीपीएससी 2020 और 2021 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण एक टॉपिक है आपका यूनिट 9 का ई गवर्नेंस। तो ई गवर्नेंस से किस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में देखने को मिलने वाले हैं, क्या लेवल होगा प्रश्नों का, किस तरह के नए प्रश्न बन करके आ सकते हैं, अपडेटेड प्रश्न किस तरह के आ सकते हैं और किस तरह के पुराने प्रश्न आ सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को हर एक एंगल से हम कवर करने का प्रयास करेंगे इस एमसीक्यूज की सीरीज में। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के अंदर जाकर के विजिट कीजिए। अलग से यूनिट 9 के नाम से एक प्लेलिस्ट क्रिएट की गई है, वहां पर आपको यूनिट 9 के सभी टॉपिक के जो है एमसीक्यूज देखने को मिल जाएंगे। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। सक्सेस जंक्शन के नाम से आपको टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल देखने को मिल जाएगा। तो चलिए बिना समय गवाए हुए शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं। पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, तो पहला प्रश्न है, आईआरसीटीसी की विशेष तीर्थ पर्यटक ट्रेन श्री रामायण एक्सप्रेस ने किस केंद्र शासित प्रदेश से अपना संचालन शुरू किया है। अपडेटेड प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन नंबर डी है नई दिल्ली। चलिए आंसर देखते हैं कि रामायण एक्सप्रेस ने कहां से अपना संचालन प्रारंभ किया है। सही आंसर है डी, यानी कि नई दिल्ली से यहां पर अपना संचालन प्रारंभ किया है श्री रामायण एक्सप्रेस ने। चलिए इस प्रश्न के बारे में आपको कुछ अतिरिक्त जानकारी देते हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण साबित होगा। देखिए, आईआरसीटीसी ने अभी हाल ही में घोषणा की है कि भारतीय रेलवे की एक विशेष अतिथि पर्यटन ट्रेन श्री रामायण एक्सप्रेस का संचालन किया जाएगा। आईआरसीटीसी की विशेष ट्रेन जो भारत के रामायण सर्किट के रूप में जाने जाने वाले भगवान राम से जुड़े तीर्थ स्थलों को कवर करेगी। यानी कि ये दिल्ली से चल करके आपकी अयोध्या, चित्रकूट, मतलब हर एक जगह पर जहां पर भगवान राम से संबंधित कोई भी पर्यटक स्थल होगा उन सभी पर्यटक स्थलों को कवर करेगी श्री रामायण एक्सप्रेस। ठीक है, इस ट्रेन ने अपना संचालन 28 मार्च से नई दिल्ली से प्रारंभ कर दिया है। 28 मार्च को ये जो है प्रारंभ हो गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें 5 एसी 3 टियर सहित 10 कोच हैं और टिकट की बुकिंग पहले आओ पहले पाओ के आधार पर की जानी, यानी जो पहले पहुंच करके बुकिंग करा लेगा उसकी पहले बुकिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ट्रेन का नाम आपको याद रखना है, श्री रामायण एक्सप्रेस है। कब से इसका जो संचालन आरंभ हुआ, तो 28 मार्च से नई दिल्ली से इसका संचालन आरंभ हुआ। ये कुछ पॉइंट हैं जो आपसे परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, तो किस राज्य सरकार ने अभी हाल ही में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की शुरुआत की है। ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र और ऑप्शन नंबर डी है आंध्र प्रदेश। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर बी, यानी कि उत्तर प्रदेश ने अभी हाल ही में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की शुरुआत की है और इसके लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो उत्तर प्रदेश के ऑनलाइन वेब पोर्टल पर जाकर के ही होगा। ठीक है, चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की शुरुआत की है। किसानों के परिवार को काम करते समय उनकी मृत्यु या शारीरिक अक्षमता होने पर 5 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। योजना के तहत 18 से 70 वर्ष के आयु वर्ग के किसानों को शामिल किया जाएगा। यानी 18 से लेकर के 70 वर्ष तक के जो भी आयु वर्ग के किसान होंगे उनको इस योजना के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ठीक है, तो ऑनलाइन आवेदन आप करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर ऐसी स्थिति में जब आपकी अगर काम करते वक्त किसी की मृत्यु हो जाती है या फिर शारीरिक अक्षमता हो जाती है तो उसको उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए सहायता राशि के रूप में प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, सारी योजनाएं आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे किसी भी राज्य से हो, लेकिन आपकी परीक्षा में जरूर पूछी जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये सारी जो है अब सारा काम जो है, सारी योजनाएं जो है वो सब डिजिटल हो गई, यानी कि आपके लिए ई गवर्नेंस बन गए हैं। हर एक प्रश्न जो है ई गवर्नेंस की दृष्टि से कवर किया जाएगा। देखिए, विभिन्न सरकारी नौकरियों के लिए 2021 से अपनाई जाने वाली नई भर्ती कराने के संदर्भ में सीईटी का अर्थ क्या है। सीईटी और एनआरए, ये दो जो शब्द हैं ये चर्चा में बने हुए हैं और आपकी एमपीपीएससी की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए इनके बारे में आपको बताते हैं कि सीईटी का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ऑप्शन बी है कंप्यूटर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ऑप्शन सी है सेंट्रल इलेक्शन टेस्ट या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो जो फुल फॉर्म होगा आपका सीईटी का होगा। तो चलिए सीईटी और एनआरए के बारे में आपको कुछ जानकारी दे देते हैं क्योंकि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री जितेंद्र सिंह ने अभी हाल ही में घोषणा की है कि रेलवे, बैंक और केंद्र सरकार के निचले स्तर की नौकरियों हेतु आवेदकों के लिए 2021 से सीईटी अनिवार्य हो जाएगा। देखिए 2021 से प्रारंभ होगा। किसने यहाँ पर इसका आरंभ किया तो याद रखिएगा, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री जितेंद्र सिंह ने जो है इसकी शुरुआत की है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। देखिए, केंद्र इस ऑनलाइन परीक्षा को आयोजित कराने के लिए एक स्वायत्त राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एनआरए की स्थापना करेगा।
तो जो आपका एनआरए का फुल फॉर्म हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी जो है वो एनआरए का फुल फॉर्म हो जाएगा, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि सीईटी, एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड और बैंकिंग द्वारा आयोजित प्रथम स्तर की परीक्षाओं की जगह लेगा, यानी कि जो प्री एग्जाम होते हैं वो अब सीईटी के थ्रू होंगे। सीईटी का स्कोर कार्ड आपके पास में होगा, आप प्री क्वालिफाई माने जाएंगे, सीधे मेंस में बैठ सकते हैं सीईटी के स्कोर कार्ड के आधार पर ही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपको पता है यूपी सरकार ने यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की शुरुआत कर दी, यानी कि पीईटी का स्कोर कार्ड आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप ग्रुप सी की जितनी भी वैकेंसी निकलती हैं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, उसके मेंस में आप भाग ले सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन आरंभ हो चुके हैं यूपी ट्रिपल एस सी के लिए। अगर आप एमपीपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो सेम उसका सिलेबस है, आप यूपी ट्रिपल एस सी जरूर भर दीजिए, क्योंकि लोअर पीसीएस तक की जो पोस्ट है वो यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के अंतर्गत आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। तो कौन सा देश हाल ही में भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा ई विद्या भारती और ई आरोग्य भारती नेटवर्क परियोजना में शामिल होने वाला 16वां सदस्य बन गया है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और करंट का प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा देश है जो ई विद्या भारती और ई आरोग्य भारती नेटवर्क में शामिल हो गया है, भारत के द्वारा ये नेटवर्क चालू किए गए हैं। देखिए सेनेगल, गाम्बिया, घाना या फिर जाम्बिया। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर बी, यानी कि गाम्बिया जो है वो 16वां देश बन गया है जो भारत के द्वारा यहाँ पर ई विद्या भारती और ई आरोग्य भारती नेटवर्क चालू किया गया है। चलिए इन दोनों नेटवर्क के बारे में आपको बताते हैं और कौन सी कंपनी इसको लॉन्च कर रही है उसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी देते हैं। देखिए तो दूरसंचार कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड, ठीक है, टीसीआईएस। अब ये चर्चा में बनी हुई है तो आपसे इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। टीसीआईएस का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, दूरसंचार कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड, ठीक है, ने हाल ही में भारत के केंद्रीय विदेश मंत्रालय की ई विद्या भारती और ई आरोग्य भारती नेटवर्क परियोजना में देश की भागीदारी के लिए गाम्बिया के साथ में एक समझौता किया है। ठीक है, तो गाम्बिया ने यहाँ पर समझौता किया है भारत के साथ में ई नेटवर्क परियोजना के आधार पर। गाम्बिया अब ई नेटवर्क परियोजना में भाग लेने वाला 16वां देश बन गया है। ठीक है, अब ये जो टीसीआईएस नेटवर्क प्रारंभ किया है, कहाँ कहाँ पर प्रारंभ किया गया है, क्या इसका उद्देश्य है, तो देखिए टीसीआईएस नेटवर्क प्रोजेक्ट के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है जिसका उद्देश्य अफ्रीकी देशों को टेली मेडिसिन और टेली एजुकेशन सेवा प्रदान करना है। जैसा कि आपको पता है अफ्रीकी कुछ ऐसे देश हैं जो बहुत पिछड़े हैं, मतलब कि उनको वहाँ पर फ़ोन उपलब्ध नहीं है, मेडिसिन उपलब्ध नहीं है, तो उसके लिए यहाँ पर टीसीआईएस ने अपना एक प्रोजेक्ट चालू किया है और इसमें जुड़ने वाला जो गाम्बिया है वो 16वां देश बन गया है। गाम्बिया भी एक अफ्रीकी देश है, आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए तो स्वामित्व योजना जो हाल ही में खबरों में रही है, किस केंद्रीय मंत्रालय की नई पहल है? स्वामित्व योजना के बारे में आपको पता होगा और चर्चा का विषय बनी हुई है। क्यों विषय बनी हुई है चर्चा का, वो भी आपको बताएंगे और आपकी परीक्षा की दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है ये भी आपको बताएंगे। पहले देख लेते हैं किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा चालू की गई है। मानव संसाधन और विकास मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा स्वामित्व योजना की शुरुआत की गई है। अब ये किस आधार पर शुरू की है, क्या इसका कार्य है, आइए पूरी जानकारी आपको देते हैं। देखिए तो भारत के प्रधानमंत्री ने हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया है। यह हाल ही में चर्चा में था क्योंकि केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने योजना के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए। कुछ यहाँ पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा। इस वजह से ये जो स्वामित्व योजना अभी हाल ही में चर्चा में बन गई है और आपकी परीक्षा में पूछी जा सकती है। स्वामित्व योजना का उद्देश्य नवीनतम वन सर्वेक्षण तकनीकी को शामिल करके ग्रामीण लोगों को उनकी आवासीय संपत्तियों का दस्तावेजीकरण करने का अधिकार प्रदान करता है, यानी कि उनके खेत बार जो भी खेत वगैरह है उसका जो दस्तावेजीकरण किया जाएगा, कितनी आपके पास भूमि है उसका आंकलन किया जाएगा, उसके बाद उसके आधार पर इनको ऋण प्रदान किया जाएगा किसानों को। वर्तमान में ये योजना जो है 6 राज्यों में लागू है। कौन कौन से 6 राज्य हैं आपसे पूछे जा सकते हैं, तो हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ये 6 राज्य हैं जो यहाँ पर स्वामित्व योजना में अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। तो आपसे कथन वाला प्रश्न बन सकता है कि इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जो स्वामित्व योजना के अंतर्गत नहीं आता है। इन 6 राज्यों में से 3 तो इनमें से दिए जाएंगे और 1 अलग से दिया जाएगा, तो वो आपका आंसर होगा। क्योंकि ये योजना मध्य प्रदेश में लागू है इसलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है स्वामित्व योजना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए तो प्रधानमंत्री ने हाल ही में पूरे देश में 10,000 एफपीओ लॉन्च किए हैं। एफपीओ का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपसे पूछा जा रहा है, ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए है फूड प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी है फैशन प्रोवाइडर एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन और ऑप्शन नंबर डी है फिक्स प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर बी, यानी कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एफपीओ का फुल फॉर्म है। अब ये एफपीओ क्या कार्य करेगा, आइए इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं। देखिए
तो किसान उत्पादन संगठन यानी कि एफपीओ योजना की शुरुआत कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत छोटे छोटे किसानों के कृषि व्यवसाय संघ द्वारा प्रारंभ की गई है। एफपीओ छोटे सीमांत और भूमिहीन किसानों के समूह में मदद करते हैं और प्रौद्योगिकी गुणवत्ता वाले बीज, उर्वरक और कीटनाशक तक पहुंच प्रदान करते हैं। यानी जो भी छोटे छोटे किसान होते हैं, ये एक समूह बना करके एफपीओ के पास में जाते हैं, फिर एफपीओ के द्वारा उनको जो कीटनाशक हो गया, नए बीज की फसलें हो गई, नए नए किस्म के बीज हो गए, ये सारे उनको प्रदान किए जाते हैं एफपीओ के माध्यम से। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से 10,000 एफपीओ का शुभारंभ किया है। तो ये आप स्टार लगा लीजिए, कहाँ से एफपीओ का शुभारंभ किया गया है? उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से 10,000 एफपीओ का शुभारंभ किया गया है पूरे देश के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, तो अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। देखिए, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई स्वास्थ्य आपूर्ति श्रृंखला पोर्टल का क्या नाम रखा गया है? केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य आपूर्ति पोर्टल शुरू किया है, उसका क्या नाम रखा गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है आरोग्य पथ, ऑप्शन सी है स्वास्थ्य ही धन है, ऑप्शन नंबर डी कोविड देखभाल। तो बताइए क्या होगा इस श्रृंखला का नाम? आइए देखते हैं। सही आंसर बी यानी कि आरोग्य पथ के नाम से एक स्वास्थ्य आपूर्ति श्रृंखला पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए, चीज़ें आपको पसंद आ रही हो, वीडियो आपको पसंद आ रही हो और ये प्रश्न आपको पसंद आ रहे हो, तो भाई वीडियो को लाइक करते हुए जरूर आगे बढ़िएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि ये प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं, क्या लेवल है इन प्रश्नों का और आपके लिए किस तरह से उपयोगी साबित हो रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है या फिर नहीं। देखिए, केंद्र सरकार ने आरोग्य पथ नामक एक नया स्वास्थ्य सेवा आपूर्ति श्रृंखला पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, नाम याद रखिएगा, आरोग्य पथ के नाम से। यह पोर्टल वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि सीएसआईआर द्वारा लॉन्च किया गया। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? याद रखिएगा, सीएसआईआर के द्वारा लॉन्च किया गया है। पोर्टल का उद्देश्य निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं और ग्राहकों के लिए महत्वपूर्ण स्वास्थ्य आपूर्ति की वस्तुएं उपलब्ध कराना है। ठीक है, इन लोगों को जो है स्वास्थ्य आपूर्ति जो भी वस्तुएं होंगी वो आपके द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा, यानी कि आरोग्य पथ के माध्यम से जो है उपलब्ध कराया जाएगा। इन लोगों को, किसको? उद्देश्य निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं और ग्राहकों को, इन लोगों को जो है उपलब्ध कराया जाएगा। स्वास्थ्य आपूर्ति पूरी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। आरोग्य पथ नामक ये पोर्टल चालू किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो मुख्यमंत्री मातृपुष्टि परिवार उपहार योजना किस राज्य सरकार के द्वारा चालू की गई है? ये भी आपका ई गवर्नेंस से जुड़ा एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और मणिपुर ने इसको प्रारंभ किया है। देखते हैं, पहले आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर डी है अरुणाचल प्रदेश। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर इसका सी यानी कि त्रिपुरा राज्य सरकार के द्वारा जो है इसका प्रारंभ किया गया है, मुख्यमंत्री मातृपुष्टि परिवार योजना। अब ये किस तरह से कार्य करेगी, आइए देखते हैं पूरी जानकारी। तो त्रिपुरा की राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री मातृपुष्टि उपहार योजना नामक एक नई योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना का उद्देश्य गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पोषण किट प्रदान करके शिशु और मातृ मृत्यु दर को कम करना है। देखिए, जब महिला गर्भवती होती है तो उसको कुछ अतिरिक्त आयरन की गोलियां हो गई, कुछ मतलब और जो खाने पीने की चीज़ें उपलब्ध कराना रहता है। ठीक है, जिससे कि शिशु और माता दोनों को जो है यहाँ पर पोषण की कमी नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए ये योजना चालू की गई है। कहाँ पर? त्रिपुरा सरकार के द्वारा। सरकार ने यह भी घोषणा की है कि गर्भवती महिलाओं का 4 बार परीक्षण किया जाएगा और प्रत्येक बार परीक्षण के बाद उन्हें पोषण किट प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो 4 पोषण किट यहां पर उपलब्ध कराई जाएगी 4 बार प्रशिक्षण के बाद में। किस सरकार ने? तो त्रिपुरा सरकार ने चालू किया है। विप्लव देव जो है वहां के मुख्यमंत्री हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कौन सी डिजिटल परियोजना की शुरुआत की गई है? ऑप्शन ए है इंतजार आपका, ऑप्शन बी है शानदार मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है प्रणाम एमपी या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर देखते हैं, क्योंकि एमपी से जुड़ा हुआ प्रश्न है और आपकी एमपीपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सही आंसर है ए यानी कि इंतजार आपका नाम से एक यहाँ पर ई गवर्नेंस का पोर्टल लॉन्च किया गया है पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने इंतजार आपका नाम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक अभियान चालू किया है। अभियान का उद्देश्य पर्यटकों को राज्य के प्रतिष्ठित पर्यटक स्थलों की ओर आकर्षित करना होगा। बोर्ड ने सोशल मीडिया में इस टैगलाइन के साथ राज्य के हर पर्यटक स्थल का वर्णन किया, यानी जितने भी राज्य के पर्यटक स्थल हैं, सबसे ज़्यादा पर्यटक स्थल आपके मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो सारे पर्यटक स्थलों को यहाँ पर जानकारी प्रदान की गई है जो है पर्यटन बोर्ड के द्वारा सोशल मीडिया पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो पेंशन और छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए ई गवर्नेंस मार्ग अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा? सबसे पहले ई गवर्नेंस जो है वो किसने शुरुआत की थी सबसे पहले, ये आपसे पूछा जा रहा है। अभी तक ये प्रश्न आपको नहीं पता होगा, सबसे पहले ई गवर्नेंस की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ऑप्शन है राजस्थान, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी है केरल। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर बी यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सबसे पहले ई गवर्नेंस की शुरुआत की गई थी। देखिए कहाँ पर की गई थी?
तो 15 मिलियन लाभार्थियों को पेंशन और छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ई गवर्नेंस का मार्ग अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। सबसे पहला राज्य था जहां पर ई गवर्नेंस की शुरुआत की गई थी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में लगभग सभी भुगतान और पंजीकरण ऑनलाइन करके वाणिज्य कर विभाग को उपभोक्ता अनुकूल बना दिया, यानी इनकम टैक्स को अब कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि सारी चीज़ें उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन हो गई हैं और ऐसा करने वाला भी उत्तर प्रदेश पहला राज्य था। यूपी राज्य के खजाने को केंद्र की सार्वजनिक व्यक्ति प्रबंधन प्रणाली यानी कि पीएफएमएस के माध्यम से एकीकृत करने वाला भी पहला राज्य बन गया है। ठीक है, तो सारी चीज़ें यहाँ पर ऑनलाइन कर दी गई और सबसे पहले ये सारी चीज़ें कहाँ पर की गई, तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहले सारी चीज़ें ऑनलाइन की गई। तो ई गवर्नेंस को अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो उत्तर प्रदेश जो है पहला राज्य था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये आपकी सारी चीज़ें समाप्त होती हैं जो हमने आज आपके लिए ई गवर्नेंस का जो है वीडियो लेकर के आए थे। तो ये वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, रोज़ सुबह 7:30 बजे हम आपके लिए करंट अफेयर की वीडियो लेकर के आते हैं। जो भी लोग यहाँ पर करंट अफेयर और 12:30 बजे वाली दोनों वीडियो को डेली बेस पर देख रहे होंगे, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होगा और बड़ी आसानी से एमपीपीएससी को क्रैक कर जाएंगे, क्योंकि करंट अफेयर में भी हम आपके लिए जो ई गवर्नेंस, ई कॉमर्स और नई नई जो योजनाएं वगैरह चालू होती हैं, उन सबको हम डेली बेस पर कवर करते हैं। तो एमपीएसआई और 2021 एमपीपीएससी प्री के लिए भी अति महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। बाकी डेली हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आते रहते हैं 12:30 बजे। खेल परिदृश्य भी हम कल आपके लिए लेकर के आ गए थे, उसको भी जाकर के देख लीजिएगा और विजिट जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए। बाकी कल मिलते हैं सुबह 7:30 बजे करंट अफेयर वाली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।